बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पिछले दिनों बुज़दार साहब ने अचानक सियालकोट जेल का दौरा किया। वहां बुज़दार साहब ने क्या कुछ देखा, क्या अहकामात जारी किए, इस पर उनसे बात करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, उस पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, खुद इंग्लैंड से आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत तवाना आवाज़ें उठ रही हैं। और फिर पीटीआई के दौर में एक ऐसा वाक़या पिछले दिनों हुआ है जो सच्ची बात यह है कि पीटीआई से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। काबीना डिवीज़न ने लिखा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले गैर मुल्की तोहफ़ों की तफसीलात नहीं बताई जा सकती क्योंकि इससे कौमी वक़ार मजरू होगा। ये एक हैरत अंगेज़ बयान है। मुखालिफ तो मुखालिफ, अपोजिशन तो अपोजिशन, खुद पीटीआई के चाहने वाले इस बयान पर हैरान हैं क्योंकि पीटीआई के चाहने वाले खुद इमरान खान साहब इस पर बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते रहे हैं। साबका वज़राए आज़म को अदालतों में लेकर गए हैं वो तोशाखाना केसेस के सिलसिले में। इस पर भी ज़रा बुज़दार साहब से बात करेंगे कि उनकी इस सारे मामले पर क्या राय है। हमारे साथ मौजूद है बुज़दार साहब। वेलकम टू द शो बुज़दार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं वसी भाई? बड़े मुकाबले थे, उन्होंने अपना शो शुरू कर लिया। शो तो इन्हीं का चल रहा है भाई आजकल, हम तो तबसरा करते हैं इनके शो पे। ये बात मेरे हक में है कि खिलाफ? मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जी जी। जब से मिस जूली आई हैं आपने अपनी सीट लम्बेदा कर ली। सिर्फ जेनिफर। ओह सॉरी रशीद। अच्छा, ये आपको क्या सूझी एकदम से सियालकोट जेल का दौरा करने की? मुझे सूझी असल में इसलिए है यार, मुझे समझ नहीं आती वसी भाई, मुझे आप छेड़ रहे हैं। जब से जेनिफर आई इनको क्या हो गया? आपकी वैसे सुहेब गुलजार से लड़ाई हो गई? नहीं नहीं, क्यों? आप अपने कपड़े पहनने शुरू हो गए। वैसे आप भी बहुत वजी लग रहे हैं आज स्याह लिबास में। अच्छा लग रहा हूँ? आप मुझे देख रहे हैं या उनको देख रहे हैं? जेनिफर थोड़ी सी टीरी भी है, आपको पता है। सर ये वाकई आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। काला रंग मुझ पे हमेशा जचता है, इसलिए तो पीएसओ भी काला रखे हैं इन्होंने। मैंने जब से आपका शेर पढ़ा है काला रंग पहनना शुरू कर दिया है। कौन सा शेर? इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी। अच्छा, वाह, अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ। तुम स्याह रंग पहनोगे तो याद आऊंगा बुज़दार। आपने मेरे शेर की टांग तोड़ दी। इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी। वाह। इसमें शामिल है, शुक्रिया, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी। तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। क्या बात है। मेरी दफा क्या बात क्यों नहीं हुई? ऐसे आज एक बात का फैसला कर लें। जनाब, आप हमारे दफ्तर में आए हैं या हम आपके दफ्तर? आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ना दे सब्जी वाले भी ऊंची बोलता तो सलूट मार देंगे ने। अच्छा, ये बताइए कि वो कैसा रहा सियालकोट जेल का दौरा? वहाँ आपने कैदी भाइयों को देखा है, बड़ा दुख हुआ है। पानी नहीं है वॉशरूमों में, दीवारें खस्ता हैं, अजीब सी स्मेल है। मैं सोच रहा हूँ सारे कैदी इंग्लैंड शिफ्ट कर। अच्छा, जेल के वॉशरूम्स में पानी नहीं आ रहा था, उस पर भी आप बड़े खफा हुए? चौहान साहब ने नल का खोला है। हाँ, वो सूबाई वजीर जेल खाना जाते हैं ना जी, पानी उनको देख के दोबारा ऊपर चढ़ गया। और वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर करके आया हूँ कि सारे मामलात को दुरुस्त करें। खान साहब के बार बार मुझे फोन आ रहे थे कि जेल साफ होनी है चाहिए, साडा कोई पता नहीं है कदों आ जाइए। ये तो शायद आप बकवास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तोशा खाने वाला मामला क्या नया निकला है, इस पर आपकी क्या राय है? मुल्क में तोशा खाना बनने चाहिए आम आवाम के लिए। आप तोशा खाना को छोड़े लंगर खाने पे बात करें। इमरान खान साहब ने ही एक पूरी नस्ल को ये सिखाया कि अपने हुक्मरानों से पूछो कि गैर मुल्की तहाइफ जो हैं उनकी तफसीलात बताएं, उनका क्या हो रहा है, क्योंकि वो कौम की मिल्कियत हैं। आज जब इमरान खान साहब हुक्मरान हैं और उनसे पूछा गया कि गैर मुल्की तहाइफ की तफसील बताएं, उन्होंने पिछले कमरे च लगा तो उनके ऑफिस की तरफ से जवाब आया कि जी इसकी तफसीलात नहीं बताई जा सकती क्योंकि इससे कौम का वकार मजरू होगा। और पता नहीं की मुका बैठे। आप देखें ना, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो 100 तरह के सवालात पैदा होंगे। जवाब नहीं मिलेगा तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। ये पीटीआई के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके लीडर के लिए जरूरी है कि वो सारी तफसीलात कौम के सामने रखें। आज की अपॉइंटमेंट इनके साथ किसने रखी थी? आपका सवाल बड़ा वैलिड है, मैं 1 सेकंड ले सकता हूँ? आप 10 मिनट लें। मैंने सवाल कर लिया, अब मैं आपके जवाब के लिए 2 साल इंतजार कर सकता हूँ। कोई गल नहीं, वो भी पूछ रहा है कि तोशा खाना हुंदा की है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सर क्या हाल है? सर यहाँ पे एक बेबाक एंकर वसी शाह साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि तोशा खाना वाला मामला क्या है। जी
اگوں جھڑکاں پی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں. نو کمنٹس. 300 تولے سونا ملا. 300 تولے سونا ملا اور وہ کدھر گیا؟ اب جواب ملنا چاہیے نا قوم کو کہ وہ 300 تولے سونا کہاں گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تفصیل سامنے آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ 300 ہو ہی نہ 30 ہو. جتنا آپ معلومات کو چھپائیں گے اتنے سکینڈلز نکلیں گے, اتنی افواہیں پھیلیں گی, اتنا زیادہ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو. آپ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت آدمی ہیں, اچھے بھلے شاعر ہیں, کیڑے رولے انچ پہ جواب دینا چاہیے, نون لیگ کو جواب دینا چاہیے. تو اس کے سارے معاملات بالکل. میں تو کہتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ میں نے اس زمانے میں کالم لکھا تھا جب عمران خان صاحب یہ نیب میں کیسز لے کے جانا چاہ رہے تھے اور وہ سوال کر رہے تھے نواز شریف صاحب سے, یوسف رضا گیلانی صاحب سے. آصف علی زرداری کا بھی معاملہ یہی تھا کہ توشہ خانے سے یہ لوگ چیزیں لے لیتے تھے بہت ہی سستے داموں, جسے کہتے ہیں نا کہ کروڑوں کی چیز کوڑیوں کے مول خرید لیا کرتے تھے. تو اس وقت ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں, وہی سوال پوچھ رہے ہیں. حکمران بدل گئے ہیں, سیٹ پر نیا حکمران آ گیا ہے, سوال تو اپنی جگہ وہی موجود ہے. اب جو نیا آیا اس کو بھی جواب دینا چاہیے پچھلوں کی طرح. اتنے سخت کیوں ہو گئے وسیع بھائی؟ 2 مہینے سے مشاعرہ نہیں آیا. نہیں دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میں سخت کی بات نہیں ہے. ایک سیکنڈ ذرا ٹھہر جائے. جینیفر यस सर. باتوں پہ لگاؤ, جسٹیفائی یور سیلری. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب وہ یہ کہا کرتے تھے تو وہ ریاست مدینہ کی مثال دیا کرتے تھے اور بالکل ٹھیک دیا کرتے تھے. اسی بنیاد پر ہم بھی یہ سوال کرتے تھے. خان صاحب نے کئی مرتبہ یہ کوٹ کیا کہ خلیفہ وقت ریاست مدینہ میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کرتے کے بارے میں سوال ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خلیفہ وقت نے اس کی وضاحت پیش کی. آج میں آپ کے ساتھ اور کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. یہ تو بہت زبان زدہ ہمیں بچہ اب یہ جانتا ہے. آپ جب سیرت پڑھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے یہ کیا ہے اور کتنا نازک ہے. ایک مرتبہ خوشبو آئی بیت المال میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. تو آپ کی اہلیہ وہ خوشبو تولنے لگی, صرف خوشبو تولی انہوں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہوئے اور آپ نے ان کو, اپنی اہلیہ کو, وہ خوشبو تولنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ کی اہلیہ ہیں, خوشبو تولتے ہوئے اگر خوشبو آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی اس کا حساب بھی خلیفہ وقت کو دینا ہوگا. یہ تھی ریاست مدینہ. آپ جس کے خواب لوگوں کو دکھاتے ہیں وہی ریاست مدینہ آپ یہاں بنانا چاہتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ آپ سے جب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو غیر ملکی تحائف ملے ہیں ان کی بھائی تفصیل تو بتا دیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملکی وقار مجروح ہوگا. یہ کوئی جواز ہے, یہ کوئی دلیل ہے, اسے کون تسلیم کرے گا؟ سر جی بندہ کو پڑھیا لکھیا ہے, شاعر آدمی ہے, دیکھو کڈے خوبصورت طریقے نال استعفیٰ منگن ڈے ہے. وسیع بھائی صبح صبح کیا کھا کے آئے ہیں؟ ایت کی 14 اگست تے انہوں نے پرائیڈ آف پرفارمنس دوا دیو, نہیں تو انہوں نے تواڈے خلاف بہت بولنا جے. اس طرح کی 8-10 چیزوں سے پچھلے 10-12 سال میں انکار کیا ہے. وقت ملا تو اس کی تفصیلات بھی بتا دیں گے. میرے نزدیک یہ چیزیں ہے ہی کچھ نہیں. اپنا پرائیڈ آف پرفارمنس مجھے دے دیجیے گا. بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے تمام عمر نہ دولت کو نہ دولت والوں کو آئیڈیلائز کیا. ہم نے جن کو آئیڈیلائز کیا ہے نا, ان کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. جو کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے اور اپنے ضمیر کے لیے اور مادر وطن کے لیے کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اور اس مادر وطن کے لیے جس میں دفن ہونا ہے ہمیں. ویسے سی ایم صاحب تسی بہت ٹھلے ہو, تواڈی جگہ تے شہباز شریف صاحب ہوندے انہوں نے اٹ مار کے سر پاڑ دینا سی. حرکت میں نے بھی یہی کر رہی تھی, مجھے سی ایم ہاؤس میں اینٹ مل نہیں رہی. حکم کرو تے 16 ایم پی او دے تحت بند کرا دیے. اس مادر وطن کے لیے فیض صاحب جیل میں نہیں گئے, فراز صاحب نے صعوبتیں نہیں جھیلی, جالب صاحب نے لاٹھیاں نہیں کھائیں. تو بھائی ہم انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں. جب کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ پیرا دینے ہیں, سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور نتائج کے لیے تیار رہتے ہیں. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ہاں تو کیا ہے, اچھی شاعری ہو جائے گی یار. ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ویسے وسیع بھائی آج کو خاص بات ہے. میرا دل دکھا ہوا ہے. پہلے تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز وہ لے کے ہی نہ جاتے. جس عمران خان کو یوتھ نے سپورٹ کیا, کیوں سپورٹ کیا؟ وہ آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک چپل اور ایک سادہ سا لباس اس آدمی کو چاہیے ہوتا ہے. سائیں کوئی بات نہیں, ابھی ہمارے پاس 20 سال کا ٹائم ہے. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲਹਿਜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ. عوام گواہ ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دیں. جہاں تک توشہ خانہ کی بات ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں, آپ میری تلاشی لے سکتے. یہی اسپرٹ ہونی چاہیے عوامی نمائندوں کی. وہ فیض نے کہا تھا نا, ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو. ایک تو اس بھائی کو ہر 2 منٹ بعد کسی بڑے شاعر کا فون آ جاتا ہے, میرا شعر کہہ دو. جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. واہ. دامن میں ہے مشت خاک جگر,
सागर में है खून हसरत मैं, वाह लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। क्या बात है। शाह जी ने दामन झाड़ा कोई ना कोई शह डिगी टुट पैने चुक के लिया कि साढ़े खाते च न पा दे। एक शेर मैं भी पेश करना चाहूँ। इरशाद। कुछ उंज भी रामा औखियां सा, हाय मुनीर साहब। कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ सहाफी लोग भी जालिम सन, कुछ सानू फड़े जान दा शौक। बस भाई ये प्रोग्राम खान साहब तो नहीं देख रहे। तो अंदर की खबर दें तो सही, क्या चल रहा है? अलीम खान साहब वाला मामला, चौधरी सरवर साहब वाला मामला, क्या मामला है क्या? अलीम खान और चौधरी सरवर साहब वाला, यही तो मैं आपसे पूछने था। आप बताएं ना। नहीं आप सहाफी हैं, आप बताएं। बस भाई माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप जो गए थे इस्लामाबाद में समझ सकता हूँ। नहीं वो आप बहुत कुन्ने हैं अंदर से, बताते नहीं। आप किधर की किधर ले गए? तो बात करें ना, मुझे गवर्नर हाउस रेंट पे ही ले दे। बस भाई किस दिन सीएम हाउस आए जरूर इंशाल्लाह, फिर आपको लेके गवर्नर हाउस चलेंगे। जरूर जरूर। चौधरी सरवर साहब के साथ भी आपके ताल्लुक है? मतलब यही जैसे सबके होते हैं, कोई ऐसा खास वो नहीं। भाई गुलजार है ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ आ गई। बस भाई ये देखें, सीएम के लिए तो ट्रॉली में चाय आती है, साथ बिस्कुट आते हैं, ये एक कप में चाय लेकर आ गया। मैं कहीं नाअहल तो नहीं हो गया? नहीं सीएम है रख आप। दो भाई। अब नजर पड़ी है गुलजार साहब। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। दिल भर जालिमा कोका कोला पिला दे। हमें तो तोशा खाने में सिर्फ यही बचे। ये कौन आ गया? आई एम अमेरिकन रिपोर्टर। मैं यहाँ पर सीएम साहब का इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ। सीएम साहब किधर हैं? ये तेरा प्यो बैठा जो सीएम ओ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। मुझे टाइम मिले मैं कचहरी के अंदर भी दरखास्त जी पूछिए जो पूछना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आप चलाते हैं, आप इतनी मेहनत करते तो आप सोते कितनी देर है? ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ। मेरा ख्याल आप सीएम साहब का इंटरव्यू कर लें। तो सीएम साहब कौन है? वो मलेशिया के सीएम है। इंग्लिश खाने में क्या पसंद है? देखिए जी बात मोहतरमा ये है कि इंग्लिश खानों और इंग्लिश टीम से मेरा एतमाद उठ गया है। ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। मिस्टर बुजदार, जी अखा साईं, मुझे अगला गाना शाही किले में शूट करना है, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दिलवा दें। जी ज़रूर दिलवा देंगे। दरअसल इसकी चाबी शहनशाह कामरान लाशारी के पास, उनसे दरख्वास्त करेंगे वो आपको वहाँ पे कमोडेट करें। थैंक यू। आपने अभी जाना तो नहीं? दिल पर दिल पर दिल पर दिल पर जालिमा कोका कोला पिला। सर जी 2 स्टेप मारना चाहना ਤੁਹਾਡੀ इजाजत होवे तो। थोड़ी देर वक्त बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का, जो 8 साल के बच्चे भी शौक से देखते हैं और 80 साल के नटखट भी बहुत ही शौक से देखते हैं। जी हाँ, बूझो तो जाने। वाह। अच्छा जनाब, बीना एक दिन गई एक पुलिस स्टेशन। पकड़ी गई? नहीं, बीना ने जाकर पुलिस स्टेशन में ये दावा किया कि बीना का ताल्लुक रॉयल फैमिली से है, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से। पहले तो पांडा फैमिली से ताल्लुक रखता। और बीना ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये दावा किया कि इनकी पर नानी का एक हार था, जो पर नानी ने बीना को किसी जमाने में तोहफे में दिया था, और उस नेकलेस की, उस हार की कीमत थी 10 करोड़ रुपए। और बीना ने पुलिस वालों से ये कहा कि वो रिपोर्ट दर्ज करें और मुजरिम को तलाश करें, क्योंकि उनका वो हार चोरी हो गया है। वाह वाह नानी, 1400 दी हार एडा महंगा। पुलिस वालों ने पूछा, जो उनका तरीकाकार होता है सारी दुनिया में, कि आपको किस पर शक है? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। और बीना ने पुलिस वालों को बताया कि उन्हें 3 लोगों पर शक है, और वो तीनों लोग जिस वक्त वो हार चोरी हुआ, गायब हुआ, बीना के घर में ही मुकीम थे।
اور بینا نے شک ظاہر کیا اپنی 3 بہوؤں پر. بہوؤں کی کاسٹنگ کر لیتے ہیں. ایک بہو ہے ماہم جن کا نام ہے جولی, ایک بہو ہے صدف جن کا نام ہے سویٹی, اور بینا نے جس تیسری بہو پر شک ظاہر کیا اس کا نام تھا ہنی. ہنی چور ہے. یعنی میں پہلی چوری چی جینڈر لیس ہو گیا. میں نے تو ان کی بہو ہنی کا ذکر کیا تھا, آپ خود ہی اس رول میں کاسٹ ہو گئے. کیا جی اس شو میں مستانہ تو ہنی نہیں ہو سکتا. تو چلیں آپ نے یہ کاسٹنگ قبول کر لی. چلو ٹھیک ہے, نہ بھی کرتا تسی میرے کو کروا لیں. تو بینا نے جن 3 لوگوں پر ہار کی چوری کا الزام لگایا, 10 کروڑ کے ہار کی چوری کا, ان میں سے ایک ہے جولی, ایک ہے سویٹی اور ایک ہے ہنی. شاہ جی ویسے بہو ساس پر اور ساس بہو پر ہی شک کیوں کرتی؟ کیونکہ انہوں کا گلا صحیح ہوتا نا. اچھا جناب, جب پولیس تفتیش کے لیے گھر آئی تو پولیس نے دیکھا کہ کوئی تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا. تو پولیس کو بھی لگا کہ چور تھا تو گھر میں ہی. مگر پولیس نے جب تینوں بہوؤں کو بلا کر تفتیش کی تو پتہ لگا کہ تینوں جس رات کا وقوعہ بینا بیان کر رہی ہیں اس رات کو اس گھر میں نہیں تھی. صحیح گل تسی کہہ رہے ہو, میں تے گھر آئی نہیں سی. دیکھا جی میں تے چھوٹے بیٹے تے نا پیمپر لین گئی سی. اور پولیس نے یہ نوٹس کیا کہ گھر کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی. پورے الماریاں کھلی ہوئی تھیں, گلدان ٹوٹا ہوا تھا اور بکھرا ہوا تھا, میز بھی ٹوٹی ہوئی تھی, کمرے میں جو کھڑکی تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. شاہ جی جنی ٹینشن جو تسی ڈسکس کر رہے ہو نا, مجھے لگتا ہے ہار تہاڈا ہی ہے. میں اس کی پرنا نہیں ہوں یار. اتنا مزہ آ رہا تھا سٹوری کا. سٹوری سنائیں, 2 گھونٹ پی لیں پہلے. اور ویئرز کو میں بتاتا چلوں, خاص طور پہ یوٹیوب کے ویئرز کو, جو پہلا درست جواب دے گا اس پہیلی کا اسے ملے گا ایک گفٹ ہیمپر جس میں ہوگا سہیب گلزار صاحب کا اور زہرا احمد کا ایک سوٹ اور بہت ساری کتابوں کا تحفہ. تو بتائیے بینا کا ہار کس نے چوری کیا ہے, جولی نے, سویٹی نے یا ہنی نے؟ ان تینوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر پر نہیں تھی. پولیس کی تفتیش یہ بتاتی ہے کہ تالا نہیں ٹوٹا, اس کا مطلب ہے باہر سے کوئی نہیں آیا. مگر یہ انکاری ہیں. چور اصل میں کون ہے؟ جولی صحیح سے دس, کیا تو پچھلی بار میرے بیگ جو سیفٹی کر لی تھی نا. نہیں ملنی ہے. ناشپاتی دے منہ والی ہے, تو چکی ہے. تین یاد ایک باری تو میرے پاس چموچنا چوری کر لیا سی. توبہ توبہ کی ہو گیا ہے بھابی, کہو جی گلا کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اور میں پرس بامب رکھ لوں. ٹیٹی میرے اکھا چکھا پا, اے جڑی تو لپسٹک لائی ہے, اے میری لپسٹک ہی پتہ تو تیرے بھائی نے مجھے جس دن ماریا سی نا اس دن لیا کے دیتی. میں تے ہار چک ہی نہیں سکتی. میرے 10 بچے نے, میں بچے چکا گی یا ہار چکا گی. میں تو خود اس وقت گھر پہ نہیں تھی. میں بھی نہیں سکار. اچھا ہاں چلو جی. ہار تے ایک پاس رہے, تسی گئی ہاں کدھر. اچھا بینا, آپ نے تینوں بہوؤں پر الزام عائد کیا ہے. ہاں جی. ان تینوں میں سے زیادہ شک آپ کو کس بہو پر ہے؟ کیا جی شک تے مینوں تیناں تے وے, پر زیادہ شک مینوں ہنی تے وے. امی اے کی کہہ رہے؟ صحیح کہہ نہیں پئیاں. بڑا تہاڈا سوتے بھیڈو ورگا منہ ہے. امی میرے تے الزام لا رہی؟ لاتا میں. امی بڑا تیرا تلے باندر کا منہ ہے. یہ تو خاندان میں لڑائی پڑ گئی ہے. امی بھول گئی جدو دو بھی میسنیاں تیری برائی کر رہی ہیں, پٹھے کٹنیاں تیری منجی چک کے انہوں نے باہر رکھن دا پروگرام بنایا سی, وہ انہوں کو چکی نہیں گئی. اچھا جناب, ہار چوری کیا تھا بینا نے خود. اور جناب پولیس کو پتہ کیسے چلا؟ پولیس کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا. تینوں بہوؤں نے اس بات کے ثبوت بھی دے دیے تھے کہ جس وقت کا دعویٰ کر رہی ہے بینا ہار کی چوری کا, یہ تینوں بہویں اس وقت گھر پر نہیں تھیں. بینا البتہ گھر پر تھی, لیکن بینا نے جو چوری کا سین کریٹ کیا اس میں خامی رہ گئی تھی. وہ خامی یہ تھی کہ کمرے کی جو کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اس کا شیشہ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے شیشے باہر کی طرف گرے ہوئے تھے. شیشہ ٹوٹنے کا کوئی نشان کمرے کے اندر کی طرف نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ شیشہ کسی نے گھر کے اندر سے توڑا ہے, کیونکہ جب آپ اندر سے شیشہ توڑیں گے تو اس کے ٹکڑے باہر جا کر گریں گے, اور اگر باہر سے کسی نے کھڑکی توڑی ہے تو شیشے کے ٹکڑے اندر آ کر گریں گے. سو پولیس کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری سازش, یہ سارا سین بینا نے خود کریٹ کیا ہے. بینا جھوٹ بول رہی ہے اور چور بینا ہی ہے. مجھے انہوں نے چوری کیوں کیا؟ یہ میری سیوا نہیں سی کر دیا. امی جنی خدمت تیری میں کیتی نے کیتی, میں آپ سکی جگہ تے سونی سے تینوں گلی جگہ تے.
अच्छा जनाब, बढ़ते हैं दूसरी पहेली की तरफ। पहले ऐसे आप सब जान गए हैं कि इमरान बलोच एक अजियत पसंद साइको है। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹ ਛੱਡਿਆ शाह जी ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? और दूजा साइको भी तो बैठा ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ। अच्छा जनाब, इमरान बलोच ने इस मरतबा कैद कर लिया नासिर मस्ताना साहब को। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। और आप जानते हैं कि इमरान ने हमेशा की तरह मस्ताना को दी 3 चॉइसेस कि 3 दरवाजे हैं, तुम चाहो तो इन तीनों दरवाजों से निकल सकते हो, मगर कम से कम 2 दरवाजों पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। एक दरवाजा जरूर ऐसा है कि जिससे तुम अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए आराम से निकल सकते हो और जबरदस्त के शो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। 3 दरवाजों में से इसने गुजरना, जी हाँ, 2 में से भी गुजर सकता, हाँ। 1 का चांस, 1 का चांस है। अल्लाह करे वो भी मानते हो। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖਲੋਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। अच्छा राशन लगता है पहलियां च बैठा है। लाओ जी एक जरा दरवाजा, इधरों तो मुंडा नहीं निकला। आ जरा दूजा दरवाजा, और ढाई इधरों साफ। लो ये गल आ जरा बारी लवाई जरा, और पीछे रहा तीजा दरवाजा। और मैं याद है मैं गन्ने लेना आया। अच्छा जनाब, पहले दरवाजे के सामने एक आयरन ब्लॉक है जो 1 सेकंड में 2 मरतबा नीचे आता है। 2 टोटे ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। हाँ, अगर मस्ताना इसके नीचे से गुजरने की कोशिश करेगा तो मस्ताना का कीमा बन जाएगा। लो जी हबशी कीमा पहली बार देखा। दूसरी चॉइस, ਸਾਡਾ ਕੀਮਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। दूसरी चॉइस जो इमरान ने एक साइको अजियत पसंद ने मस्ताने को दी फरार होने के लिए, वो उस दरवाजे की है जिसके बाहर 440 वोल्ट का खतरा है। उस दरवाजे के बाहर एक कमरा है, वो लोहे का कमरा है और उसके इर्द गिर्द फर्श पर ऊपर नीचे करंट दौड़ रहा है। मस्ताना अगर इस दरवाजे से निकलकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मस्ताना भुन कर रह जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭਨਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕਵਾਬ ਐ। अच्छा जनाब, पहले दरवाजे के बाहर लोहे का ब्लॉक है जो 1 सेकंड में 2 मरतबा नीचे आता है। दूसरा दरवाजा जिस कमरे में खुलता है, जिससे गुजरकर मस्ताना को जाता है, वो बिजलियों और करंट से भरा हुआ है। तीसरे दरवाजे की जो चॉइस इमरान साइको ने मस्ताना को दी है, उस दरवाजे के बाहर एक कमरा है जिससे गुजरकर मस्ताना बाहर जा सकता है, मगर उस कमरे में फर्श पर शीशे के नोकीले टुकड़े लगे हुए हैं और उनकी नोकों पर है साइनाइड, जहर, जो सिर्फ टच भी कर गया मस्ताना को तो आप ये समझिए कि ये 1 सेकंड में दम दे देगा, खत्म हो जाएगा। बताइए मस्ताना तीनों में से किस दरवाजे से निकल सकता है? ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅਜੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ। ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। हाँ, उस कमरे में करंट भी है और बिजलियां भी हैं, यानी कि उसके लिए जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कमरे में दाखिल होगा, अगर उस कमरे में हवा में भी मुअल्लक होगा, तब भी बिजलियां उसको जलाकर भस्म कर देंगी। शाह जी मैं एक सवाल इमरान से करना चाहता हूँ। तू सजा देनी थी, तू 20 लाख रुपए लाता है, पहले 3 कमरे लाए, मशीनरी लाई, तू चौंक जो कान बना के तू जुत्ती। बताइए मस्ताना किस रास्ते से फरार हो सकता है? शाह जी पिछले बूझो तो जाने में हाँ। सजाएं कुछ डिफरेंट थी। हाँ। इधर दरवाजा खोलो भेड़िया खलोता है, हाँ। इधर मगरमच्छ, इन पक्का पक्का मारन दा प्लान किया। ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਬੂਹਾ ਖੋਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश है। बताइए। राशिद हाँ जी तेरा दौर फटे। शाह जी पहले दरवाजे से। 1 सेकंड में लोहे का ब्लॉक 2 मरतबा नीचे आता है, इसका तो भुर्ता बन जाएगा। हम यही चाहते हैं।
कोकम साहब आपका तजुर्बा क्या कहता है? ਅੱਛਾ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈ ਹੈ। जी कोकम खैर वैसे मस्ताना इतना सही आदमी नहीं है। कोकम साहब ना विलन दे ज्वाइयर की आवाज है। डैड कहो तो उसको उठा के ले आओ। अच्छा जनाब, पहले दरवाजे से मस्ताना साहब इसलिए नहीं निकल सकते कि अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो इनका कीमा या भुरता बन जाएगा। 2 सेकंड में एक लोहे का ब्लॉक नीचे आता है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कमरे में 440 वोल्ट का करंट है और बिजलियां हैं, यानी कि फर्श पर पांव न भी रखे ये तब भी ये जलकर भस्म हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। अलबत्ता आप मस्ताने को गौर से देखें, इसकी तस्वीर गौर से देखें तो जो शूज, जो जूते इसने पहने हुए हैं उसके सोल को गौर से देखें, वो बहुत सॉलिड है। उसको देख के अंदाजा होता है कि अगर बहुत एहतियात से शीशे पर पांव रखकर चला जाए, क्योंकि 5-6 कदम का कमरा है, तो मस्ताना इमरान के चुंगल से फरार हो सकता है और मस्ताना यही करेगा। यानी कि अपनी सारी सैलरी से बूट ले लेगा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है दास्तान गो। एक हिकायत जिसका मैसेज मुझे लगता है कि आज का मैसेज है और फी ज़माना हमें इस हिकायत से बहुत सीखने की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको आज प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताता चलूँ, नाजरीन को भी ख़ास तौर पे, हिकायतों का जो मैसेज है, जो उसका नतीजा बरामद हो जाए, मोरल ऑफ द स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उससे हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के साइंसी दौर में इन हिकायतों को हमें अक्ल और शऊर की कसौटी पर परखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाज़ हिकायतें आपको ऐन मुमकिन है कि बहुत ही चाइल्डिश लगें, मगर जैसे आप किसी बच्चे से कोई बात सीखते हैं, बच्चा आपको बाज़ औक़ात ऐसी बात सिखाता है जो 80 साल का बुज़ुर्ग नहीं सिखा पाता आपको। इसी तरीके से इन हिकायतों में भी हो सकता है आपको बाज़ चीज़ें, बाज़ कहानियाँ चाइल्डिश लगें कि भाई मुर्गा कहाँ गुफ्तगू करता है, हाथी कैसे बोल सकता है, अजदह को उठाकर कंधे पे लाद के कोई हज़ारों मील का सफ़र कैसे तय कर सकता है। ये तो बड़ी बचगाना सी बात है। बात शायद आपको मासूम लगे, दास्तान शायद आपको बहुत साइंटिफिक न लगे, मगर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो उस दास्तान का मैसेज है, आप यकीन जानिए ये हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकता है। तो उस पर हमें तवज्जो रखनी चाहिए। तो आज की हिकायत इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो एक था कुमार का गधा। लो जी, कुमार ते पिछे बैठा जे ते गधे तो सेहतमंद हनी भाई लगते ने, बाकी वेख लो तुसीं। चलो ठीक है जी, आज दी दास्तां मेरे ते लिखी शायद मैं इस वक्त गधा बन के बिल्कुल तैयारी में हूँ। आप आगे बात शुरू करें। अच्छा जनाब, कुमार का गधा एक दरख्त से बंधा हुआ था और उस गांव में अमन था, शांति थी, गधा जो बंधा सुकून था, भाईचारा था, आपस में मोहब्बत थी, यगानगत थी कि कुमार के उस दरख्त से बंधे हुए गधे को एक दिन एक शैतान ने आकर खोल दिया। ला जी विच मस्ताने का भी रोल है जी। सर जी मुझे बड़ा दुख है, तुसीं मैनू खुलवाया भी तो शैतान को, शैतान ने मैनू खोल के क्या आज शैतानियां करी। नहीं, शैतान ने कुछ नहीं किया, शैतान ने सिर्फ गधे को खोल दिया। गधा किसान के खेतों की तरफ भागा और किसान की खड़ी फसलें गधे ने तबाह कर दी। यानी जेड़ा 6 दिन बन्ने आए वो फिर तबाही भी ना मचा देगा। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਤਾ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। किसान की बीवी ने जब देखा कि उसके शौहर की, उसके घराने की खड़ी फसलें गधे ने तबाह कर दी हैं, तो किसान की बीवी अपने घर से गन लेकर आई और उसने गधे को मार दिया गुस्से। यानी कि मेरा इन्हें ही काम है। यार की जुल्म दी इंतहा है। अच्छा जनाब, जब किसान की बीवी ने कुमार के गधे को गोली मार दी और कुमार को पता लगा तो वो गुस्से में पागल हो गया। वो आया और उसने किसान की बीवी को गोली मार दी। यानी एक पासे मेरी लाश पई, एक पासे किसान दी बीवी दी। और जब किसान के इल्म में यह आया कि उसकी बीवी को कुम्हार ने कत्ल कर दिया है, तो किसान से भी रहा नहीं गया, क्योंकि उसकी खड़ी फसल भी कुमार के गधे ने तबाह कर दी थी। फिर कुमार ने उसकी बीवी को भी मार दिया, तो किसान ने आओ देखा ना ताओ, गन ली। ਇਹ ਗਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। यार मैं हिकायत की तरफ आता हूँ, मगर जिन मुआशरों में कानून नहीं होता और असला होता है ना, उन मुआशरों का यही अंजाम हुआ करता है। बहरहाल किसान ने मुश्तइल होकर
कुमार का खून कर दिया। कुमार भी मारा गया। जब कुमार की बीवी को इस बात की इत्तला मिली तो उसने अपने तीनों बेटों को हुक्म दिया कि जाओ इसकी फसल भी बर्बाद कर दो और इस किसान को जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है इसको उसके ही खेतों में जिंदा जला दो। तीनों बेटे कुमार के गए और उन्होंने जाकर किसान के खेतों को आग लगा दी। सारा खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। और उसके बाद वो घर आए और उन्होंने आकर अपनी माँ को बताया कि हमने तुम्हारे शौहर का और अपने बाप का बदला ले लिया है और हमने किसान की खड़ी फसलें भी जला दी हैं और यकीनन किसान भी उसमें जल मरा होगा। मगर किसान मरा नहीं था। किसान खुशकिस्मती से उस वक्त अपने खेतों में नहीं था, उस इलाके में नहीं था। बहरहाल किसान को जब ये पता लगा कि उसकी खड़ी फसलें भी कुम्हार की औलाद ने, कुम्हार के बेटों ने तबाह कर दी हैं, तो किसान गन लेकर दोबारा कुम्हार के घर की तरफ दौड़ा और वहां उसने कुम्हार के, जिसको पहले वो मार चुका था, तीनों बेटों का भी खून कर दिया। अच्छा, ये स्टोरी किसान दा पलड़ा भारी है। हाँ, लेकिन दुनिया तो दोनों की उजड़ गई ना। अब किसान का भी कुछ नहीं रहा, ना फसलें रही, ना बीवी रही, उधर से कुम्हार का भी कुछ नहीं रहा, ना गधा रहा, ना बच्चे रहे। अच्छा, मैं भी मरिया नहीं सी। वो जो उन्होंने आग लाई ना फसलों को, मैंने थोड़ा सेक लगा, मैं उठ के दौड़ गया। सर किन्ने कत्ल हो गए हजे तक इस दास्तान च? 5-7 तो हो चुके हैं। ये तो मौला जट नालों भी वध गया जी। बहुत अच्छी बात की आपने। इन फिल्मों का भी पैगाम क्या था? आप इनको कितना भी लाउड कह लें, आप इनके बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें कर लें, इन फिल्मों का पैगाम भी यही था कि दुश्मनी को कम करना चाहिए, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। आपको याद है मौला जट का एंड क्या है? कुरैशी साहब ने आवे अपनी लत वट ली। मैसेज क्या था? कि बदले से, दुश्मनी से रिश्ते बाला हुआ करते हैं, दुश्मनियों से ज्यादा रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। जी। तो अब हिकायत ये बयान करती है कि इस गांव में, उस पूरे इलाके में सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसान को भी, इधर से किसान बचा था सब बर्बाद हो गया, उधर से कुम्हार का पूरा घराना बर्बाद हो गया, सिर्फ कुम्हार की बीवी बची थी, उसे भी बुला लिया, बिठा लिया और फिर उन्होंने सारा वकूआ पूछा। तो कुम्हार की बीवी ने बताया कि इस तरह से हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो फिर उन्होंने किसान से पूछा कि अगर वो गधा तुम्हारी फसलों में आ ही गया था तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाता, तुम्हें उस गधे को मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हारी बीवी दरगुजर कर देती तो एक छोटा सा वाक़या था, वो तुम्हें बताती या खुद जानवर की रस्सी पकड़कर कुम्हार को वापस कर देती, मामला ख़त्म हो जाता। फिर कुम्हार की बीवी से भी कहा गया कि अगर किसान की बीवी ने गधे को मार दिया था तो तेरे शौहर को भी चाहिए था कि वो किसान से बात करता, जितना मामला बिगड़ा था उसी हिसाब से उसे सुलझाने की कोशिश करता, वो तो वो खोता मार देता। उसकी बीवी को मारने की क्या जरूरत थी? तो दोनों से सवाल किया गया, दोनों ने एक ही जवाब दिया कि शायद हम पर और हमारे प्यारों पर शैतान आ गया था। तो उस पंचायत में एक बुजुर्ग भी खड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, शैतान कुछ नहीं करता है, जितनी गलतियां, जितनी कोताहियां, जितनी खुरेजी करते हैं, जितनी दो नंबरी करते हैं, जितना फ्रॉड करते हैं, वो हम करते हैं। शैतान ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि कभी आकर हमारे बीच में खामोशी से गधा खोल देता है। क्या बात है। जो करते हैं हम करते हैं, बात का पतंगड़ हम बनाते हैं, राई का पहाड़ हम बनाते हैं। तो शैतान ज्यादा से ज्यादा गधा खोलता है जो थोड़ा बहुत फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जिंदगियां हम खुद बर्बाद करते हैं, रद्द अमल के तौर पे, गुस्से के तौर पे। जी मैं माफ़ी चाहना हूँ, बस ये सारा कसूर मेरा है। जो तुम शैतान खोलन आया, मैं फसलों वाल जाने की बजाय अगर उन्हें दुलत्ती मार दिंदा तो सारा मसला हल हो जाना। लेकिन आप एक चीज और देखिए, ये तो एक तमसीलकारी है ना, गधे को भी एहसास हो जाता है, हमें एहसास नहीं होता कि शैतान हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। यानी कि तुसी मैनू गधा रजिस्टर्ड करा नाज़रीन, ये था आज का शो और इस सारी हिकायत पर मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।